हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम गाइस बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो हमारी 11th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 6। होपफुली आपने बाकी चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज हम देखते हैं जुडिशरी के बारे में गाइस। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बाद तीसरी बॉडी है आपकी जुडिशरी। इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है, इंडियन जुडिशरी का रोल क्या होता है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, जुडिशरी का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, जुडिशरी और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारे टॉपिक्स को गाइस आज हम साइड बाय साइड अपना डील करते जाएंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें ध्यान रखना आप कि इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज, है ना। किसी इंडिविजुअल में, ग्रुप में आप देखो फ्रेंड्स ही बनाते हो तो लड़ाई नहीं होती, कभी कभी तो होते हैं, डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें कोई ना कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए थी जो कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के तरह चल पाए। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स वेदर रिच और पुअर, मैन और वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, सभी को सेम सब्जेक्ट टू लॉ वो डील करते हैं कि सभी पे, यानी कि चपरासी से लेके प्रेसिडेंट तक गए सभी को एक जैसा लॉ से देखा जाएगा और एक ही नज़र से देखा जाएगा। तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ जुडिशरी का मतलब है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, सुप्रीमेसी इंश्योर करना, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को सेफगार्ड करना, डिस्प्यूट सेटल करना विद द लॉ, और ये इंश्योर करना दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और किसी ग्रुप डिक्टेटरशिप तक ना जाए। इसलिए ज़रूरत है आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस, बहुत ज़रूरत है कि जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे और किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में और क्या क्या आता है, तो आपको ये समझना है कि अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को जुडिशरी की फंक्शनिंग में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी, इन सच अ वे दैट इट अनेबल टू डू जस्टिस। ऐसा ना करे, ऐसा ना रिस्ट्रेंट लगाए कि वो जस्टिस ही ना कर पाए। अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस डिसीजन ऑफ द जुडिशरी के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन बिना फेयर या बिना फेवर के करें वो, ठीक है, ना ही उनको डर लगे, ना ही वो किसी का फेवर करें। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिंपली ये मतलब नहीं है गाइस कि एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आर्बिट्रेरीनेस। जुडिशरी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट होती है कंट्री में, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के तो अकाउंटेबल होती है। बहुत ध्यान से समझना, जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। आपसे पूछा जा सकता है कि जुडिशरी कहाँ कहाँ अकाउंटेबल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड द प्रोटेक्टेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए नंबर ऑफ मेजर्स लिए, जैसे कि लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो पहला आपका बताया कि लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होता जजेस की अपॉइंटमेंट में, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होगा तो पॉलिटिक्स बीच में आ सकती थी। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट जो होती है, पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर और मस्ट बी वेल वर्स इन लॉ, तो उसी को बुलाया जाता है। पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन और सारी उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी कोई क्राइटेरिया नहीं होती जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद जजेस का आपके फिक्स्ड टेन्योर होता है, उनका ऑफिस होल्ड करने की एक रिटायरमेंट एज होती है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तभी जज को रिमूव किया जाता है, अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का गाइस मतलब होता है कि जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये मानना था कि डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा तो कम से कम इनको ऑफिस में सिक्योरिटी मिलेगी मेंबर्स ऑफ जुडिशरी को। नेक्स्ट गाइस ये होता है कि जुडिशरी इज नॉट फिनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट रूल में नहीं आती हैं। उनका एक्शन, उनके डिसीजन के इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म है। तो जुडिशरी के पास पूरी पावर होती है कि वो पिनलाइज करे जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या गिल्टी पाया जाएगा। ये जो उनकी अथॉरिटी है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन है जजेस को किसी भी अनफेयर क्रिटिसिज्म का पार्ट बनने से। पार्लियामेंट कंडक्ट ऑफ जजेस को डिस्कस नहीं कर सकती, अगर एक्सेप्शन कोई भाई उसकी रिमूवल से रिलेटेड अगर जज की है तब अगर वे छोड़ दिया जाए उसमें, अलावा इसके अलावा पार्लियामेंट को कहीं भी डिस्कशन कंडक्ट ऑफ जजेस के बारे में बात करने का नहीं दिया हुआ है। इससे भी क्या हुआ, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो रही है टू एजुकेट
विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। अब आता है जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कोई हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, बहुत सारा पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट भी रहा और पॉलिटिकल फिलॉसफी जजेस की जो रही उनका ये रहा कि एक एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और कंट्रोल एंड कमिटेड जुडिशरी की जरूरत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, CGI, ऑल सारे आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एज फार एज अपॉइंटमेंट की बात रही, मान लो CGI का, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि प्रेजेंट CGI हमारा कौन है, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स कन्वेंशन आई, उन्होंने डेवलप करी, वेयर बाय सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो आपके एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो दिस कन्वेंशन वॉज हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस। कब कब? 1973। याद रखना, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता ये कहाँ से आया। 1973 में A.N. Rai वॉज अपॉइंटेड एज CGI, जबकि 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके बने थे। अगेन जस्टिस M.H. Begg थे, वो अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी और सुपरसीड किया था उन्होंने जस्टिस H.R. खन्ना को 1975 में। ऐसे कई जजेस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आर अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग CGI। तो दिस इन फैक्ट मीन्स अ फाइनल डिसीजन जो इस मैटर में होता है रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि व्हाट देन वाज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस। तो दिस मैटर ये आया सुप्रीम कोर्ट में 1982 में भी आया, 1998 में भी आया। इनिशियली कोर्ट को ये लगा कि जो रोल ऑफ चीफ जस्टिस है वॉज प्योरली कंसल्टेटिव। Then it took the view that opinion of Chief Justice must be followed by the President. Finally, जो Supreme Court है has come up with a novel procedure. तो उन्होंने सजेस्ट करा कि CGI जो है, जो चीफ जस्टिस है, शुड रिकमेंड नेम ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो क्या लेकर आए, जब बहुत इस मामले में क्रिटिसिज्म हुआ इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो ये कहा गया कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट के तो चीफ जज से पूछना ही है, इसके अलावा सीनियर मोस्ट जजेस से भी आपको पूछना है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोशिश करी कि इस्टेब्लिश करा प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी पे चलने का, या आप कह सकते हो इसको कॉलेजियम सिस्टम का है, जिससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैं आपको शेयर करूँगी इस वीडियो के साथ, आप ज़रूर देखिएगा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। उसके बाद एट द मोमेंट देयरफॉर इसमें आपका अपॉइंटमेंट जब भी ली जाती है तो सीनियर मोस्ट जजेस से बातचीत कर कर, डिस्कशन कर कर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जुडिशरी का जब लिया जाता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किससे रिलेटेड, जब हम मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू दी जुडिशरी के लिए बात करते हैं। आता है रिमूवल ऑफ जजेस। तो रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि खाली एक ही ग्राउंड है जिस पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यानी एक मोशन का जो भी होगा वो चार्ज अगेंस्ट द जज होना चाहिए और वो स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में होगा, तब जाके आपको स्पेशल मेजॉरिटी में आपको ऑलरेडी अब हम पढ़ चुके हैं इलेक्शंस में, है ना। तो वहाँ से आप देखिएगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर दैट रिमूवल ऑफ अ जज इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस और एक जनरल कंसेंसस रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, जजेस कैन नॉट बी रिमूव। तो इट शुड बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है, लेजिस्लेचर के पास भी है पावर ऑफ रिमूवल। तो दिस से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है, बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पावर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आएगा तो आप लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की पावर का भी डिस्कशन करेंगे। तो सो फार ओनली 1 केस ऑफ रिमूवल देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में आया था फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। इस केस में भी मोशन हुआ, 2/3 मेजॉरिटी मिली, लेकिन सपोर्ट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का नहीं मिलने की वजह से जज को रिमूव नहीं कर पाए। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था टू रिमूव द जज। 1991 में फर्स्ट एवर ऐसा आया, जस्टिस वी रामास्वामी, याद रखना इनका नाम, पंजाब चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे। एक्यूज था मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड के लिए, बट आपको मैंने बताया ना कि रिमूव नहीं हो पाए थे। तो रीज़न याद रखना है, नाम याद रखना है ना, आ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है गाइस। तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर में यहाँ बात कर रहा है कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है हमारा, यानी कि इंडिया के पास कोई सेपरेट स्टेट कोर्ट्स नहीं होते हैं, अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारा एक पिरामिडल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे, हाई कोर्ट है, उसके बाद नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर लेवल कोर्ट्स हैं। वो जो लोअर लेवल कोर्ट्स होते हैं याद रखना उनका डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस होता है हाई कोर्ट्स के साथ, ठीक है। अब क्या क्या किस किस एरिया में काम है इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का टॉप लेवल का कोर्ट है, डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। कैन ट्रांसफर जजेस, सबके काम हमें याद रखने। कैन मूव केस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। हाई कोर्ट का काम क्या होता है, हियर
हियरिंग अपील जो भी आई है लोअर कोर्ट्स की वो सुनना, रिट्स इशू करना फंडामेंटल को रिस्टोर करने के लिए, ऐसे इनके पास भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। अभी हम नीचे और पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या काम होता है, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है, कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं उनको डील करना, ठीक है। तो अब इसकी जुरिसडिक्शन समझो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत पावरफुल कोर्ट होता है एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, हाउएवर लेकिन इसके फंक्शंस में कुछ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशंस भी इम्पोज की हुई है। तो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी के सारे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपका सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन होती है, स्कोप ऑफ पावर्स है। जुरिसडिक्शन अगर आप देखते हो तो ओरिजिनल है, एपिलेट है, एडवाइजरी है। ओरिजिनल का मतलब है डिस्प्यूट सेटल करना बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। एपिलेट का मतलब है ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। एडवाइजरी में आपका होता है कि जो भी ऐसे कुछ मैटर्स हैं वो प्रेसिडेंट एडवाइस करना इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ, तो उसमें एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट की। ये रिट भी इशू करते हैं। रिट आपस में क्या क्या है, हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो, ये सारी की सारी रिट्स हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है। इनके पास एक स्पेशल पावर भी है, स्पेशल लीव दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर जो भी पास हुआ है द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को समझते हैं क्या होती है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की कि डायरेक्टली कंसिडर करते हैं, किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाती है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो उसमें है आपका ऐसा अंपायर होता है ना, ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर से रिलेटेड जो भी होता है। फेडरल मैटर से मतलब है कि मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, है ना। तो ऐसे मैटर्स को कौन डील करता है, सुप्रीम कोर्ट डील करता है अंडर विद जुरिसडिक्शन, अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो किसी भी फेडरल कंट्री में, एनी फेडरल कंट्री, लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो उसके लिए किसके पास पावर है रिजॉल्व करने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। ऐसे केसेस को वो डील करती है। उसके अलावा आप देखो नेक्स्ट आता है रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है, मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द रेमेडी। तो ये स्पेशल आपके ऑर्डर्स पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, वो भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है। बट द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग हाई कोर्ट और अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। याद रखना इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाउएवर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा केस को कि अपील के लिए फिट है या नहीं है, ठीक है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट सेंटेंस किया पर्सन को डेथ के लिए तो वो पर्सन जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट द अपील और नॉट। तो एपिलेट जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर करता है किसी केस या किसी लीगल इश्यूज को जो इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो कोर्ट ये सोचता है कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द, तो इंटरप्रिटेशन वाला काम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन टू द प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड। रिलेटेड केसेस आप बहुत सारे देखोगे गाइज। LGBTQ देखो ना, आप पहले नहीं मिल रहे थे इनको राइट्स, फिर बाद में मिले राइट्स, ऐसे बहुत सारे। एडल्ट्री के लिए देखो चेंजेस कितने सारे आए। उसके बाद आपका एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है इनके पास। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कभी पब्लिक इंपॉर्टेंस के अगर कुछ ज़रूरत है उसको कंसल्टेशन की, तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिएट करना, एडवाइस करना, ठीक है। एडवाइजरी की पावर की ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना इसके दो फायदे हैं। इन द फर्स्ट प्लेस ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन आपके ताकि बाद में लेटर आपके प्रिवेंट हो पाए। सेकेंडली इन द लाइट ऑफ एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन। यानी कि पहला तो ये गवर्नमेंट को लीगल ओपिनियन लेने में मदद करती है, ठीक है, ताकि अननेसेसरी लिटिगेशंस ना बढ़ें। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट जो है आपका इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस लेजिस्लेशन के लिए। इसीलिए याद रखो दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 137 ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। आर्टिकल 144 जो सारी अथॉरिटी जुडिशल और आपके सिविल टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि ऑर्डर जो भी इन्फोर्सेबल पास हुए होते हैं थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन, उसको रिव्यू कर सकती है। जुडिशल एक्टिविज्म क्या टर्म होती है, तो देखो जुडिशल एक्टिविज्म का मतलब समझो। बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज इन डिस्कशंस। PIL सुनते हैं हम और एक जुडिशल एक्टिविज्म सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, चीफ इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच जुडिशल activism has flourished in India, that is PIL or the SAL, that is social action litigation or the public interest litigation. In normal course of law में कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ना। इफ़ ही शीन कुछ भी अगर आपके साथ पर्सनली अग्रीव्ड कुछ ऐसा केस आया तो आप कर सकते हो। दैट इज टू से पर्सन हुज राइट हैज़ बिन वायलेटेड, वो डिस्प्यूट जो भी हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है।
अब इसकी वजह से आपका क्या हुआ, दिस कॉन्सेप्ट इन्वेंट चेंज इन अराउंड 1979 में कुछ चेंज लाया गया। कैसे? कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट डिसाइडेड हियर अ केस वेयर द केस हैज फाइल्ड नॉट बाय अग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ यानी जो विक्टिम है उसके थ्रू नहीं केस आया है, कि उसके बिहाफ पर कोई और अगर उसकी पिटीशन या कोई केस लेकर आता है तो ऐसे केस को भी पब्लिक इंटरेस्ट की दृष्टि से देखते हुए कंसिडर किया जाता है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ PIL, तो आप बताओगे कि एग्रीव पर्सन खुद से नहीं आ रहा है केस फाइल कराने, बल्कि उसके बिहाफ पे कोई और आता है और कोर्ट उसको इसलिए सुनता है, कंसिडर करता है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। तो अराउंड द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टेक अप द केस अबाउट राइट ऑफ प्रिजनर्स के बारे में ले जा सकता है, एंड दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर पब्लिक स्पिरिट सिटीजन्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल इंटरवेंशन करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लोगों के जो पुअर लोग हैं बेसिकली गाइस, उनकी लाइफ कंडीशंस को बेटर करने के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मुद्दा जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो, तो PIL बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो जुडिशरी क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप रिस्पॉन्ड करते हो केसेस को, ठीक है ना। तो यानी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पोस्टल कंप्लेंट जो भी कोर्ट को रिसीव होता है, देयरफॉर जुडिशियल एक्टिविज्म बिकम द मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये आपको टर्म आ सकता है, क्वेश्चन ये आपको समझाने के लिए आ सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे एक पॉपुलर रोल निभा रही है जुडिशरी के लिए। तो आप बताओगे PIL के फॉर्म में, SAL के फॉर्म में। तो कह रहा है कि क्या कुछ ऐसे केसेस भी थे? हाँ जी बिल्कुल थे। 1979 में न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई अबाउट अंडर ट्रायल्स। कई ऐसे प्रिजनर्स थे बिहार में जो कि लॉन्ग ईयर जेल में बीते हैं, लॉन्गर देन व्हाट दे वुड हैव स्पेंट इफ दे हैड बीन पनिश्ड। इसने ज़्यादा बीत गए, प्रॉब्लम की जो भी उन्होंने किया, अपराध किया, उससे भी ज़्यादा वो बेचारे जेल में रहे। तो ये रिपोर्ट प्रमोट किया एडवोकेट टू फाइल अ पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना इसके बारे में और इसी केस में बहुत फेमस एक लिटिगेशन थी, दिस वॉज दी हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। ठीक है, तो याद रखना अंडर ट्रायल से रिलेटेड है केस। और 1989 में भी कुछ ऐसा, तिहाड़ जेल में मैनेज टू सेंड अ स्क्रिपल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा अय्यर, सुप्रीम कोर्ट में गया वो। फिजिकल टॉर्चर जो प्रिजनर्स को होता था गाइस, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस जो था। तो ये सारे के सारे केसेस बता रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि PIL, तो कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। किसके थ्रू? PIL के थ्रू। यानी कि क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग के लिए ये सारे राइट्स इंटायर सोसाइटी को मिलनी चाहिए। इसीलिए ये सोचा गया कि कोर्ट और इंडिविजुअल एज अ पार्टी ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेयर एवर सच राइट्स आर वायलेटेड। तो किसी भी तरीके से हमें इसको देखना है। तो थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पोस्ट 1980 का पीरियड जो था, उसमें जुडिशरी ने काफ़ी सारे ऐसे केसेस को रिकन्सिडर किया, देखा। और फॉर दिस पर्पज जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स की वो ऐसे पिटीशन ज़रूर फाइल करें जहाँ भी वो देखें कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर उनके राइट्स खतरे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये ज़रूर करा जाए। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ हैड मैनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइज करता है ना जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस द कोर्ट्स। तो इट हैज़ फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगी। आप और फ्री एंड फेयर रह पाओगे, आपने इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर तरीके से चला पाओगे। तो कोर्ट ना कैंडिडेट से पूछते जब भी कंटेस्ट करता है ना इलेक्शन, तो फाइल कराता है, एफिडेविट्स फाइल कराता है, बताता है कि मेरे पास ये सेट्स हैं, मेरे पास ये इनकम आ रही है, मेरी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ताकि आपको एक्यूरेट नॉलेज हो उस रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। तो देयर इज़ हाउएवर अ नेगेटिव साइड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ PIL। उससे क्या होता है? एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी, फर्स्ट प्लेस इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट। PIL की वजह से क्या हो रहा है? कोर्ट ओवरबर्डन हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म ने लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ब्लर कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर। एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो ब्लर्ड हो रही है, समझ नहीं आ रही किसकी जुरिडिक्शन में कहाँ पर जाए। ठीक है, तो कोर्ट हैज़ इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव। दस फॉर दैट मैटर रिड्यूसिंग एयर, मान लो एक एग्जाम्पल लो कि रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन हमें करने या केस इससे रिलेटेड आया करप्शन का या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, नॉट एक्जैक्टली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। कि किसकी ड्यूटी थी? तो किसको हैंडल करना था? एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना था, ये लेजिस्लेचर का काम था। Therefore, some people feel that कि जुडिशियल एक्टिविज्म बैलेंस खो रहा है विद द थ्री ऑर्गन्स, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि हमें तीनों के तीनों को आपस में एक दूसरे को पावर को रिस्पेक्ट करना है, जुरिस्डिक्शन को रिस्पेक्ट करना है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, जुडिशरी एंड राइट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो जी, सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट को वायलेशन ऑफ राइट्स में रेमेडी दिलवाता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करता है रिट्स इशू कर कर,
हैबेस कॉर्पस मैंडबस, ये आर्टिकल 32 में रिट्स दी हुई है। हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर है रिट्स इशू करने की। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन ऑपरेशनल। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद टुगेदर दीज टू प्रोविजंस क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली बनाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी हो गया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिएटर भी बन गया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई लॉ चल रहा है उसको एग्जामिन कर सकता है। अगर कोर्ट कोई कंक्लूजन पे पहुंचता है या लॉ इज अनकंसिस्टेंट लगता है उसको कि ये जो लॉ बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, तो ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएप्लीकेबल माना जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वर्ड, लेकिन फैक्ट दैट इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली करेगी। सुप्रीम कोर्ट कैन यूज़ रिव्यू पेपर्स अगर लॉ इनकंसिस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए, अभी कंसर्न्स अ सब्जेक्ट है ना फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर अगर बना रहा है ना, कुछ उस पर काम कर रहा है, तो फिर स्टेट डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और ऐसे लॉ को जो सेंटर स्टेट की लिस्ट के बिहाफ पे बनाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। इस सेंस में जो रिव्यू है ना पावर सुप्रीम कोर्ट की, इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स या फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन की पावर में छेड़खानी करी है। तो इसका मतलब रिट पावर और रिव्यू पावर जो होती है जुडिशरी को क्या बना रही है? बहुत पावरफुल बना रही है। तो रिव्यू पावर जो है जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो प्रैक्टिस है एंटरटेनिंग PILs की, फर्दर इसमें ऐड किया गया पावर ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट आपका आता है कि राइट्स जो हैं, डू यू रिमेंबर दैट इन द चैप्टर हमने राइट्स में आप इवन आपने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगर आपने पढ़ा है तो राइट ये क्या करता है? ये राइट आपको फोर्स लेबर को प्रोहिबिट कर रहा है। ट्रेड अगर ह्यूमन फ्लैश का हो रहा है या हैजार्डस जॉब्स में चिल्ड्रंस को रखा गया तो वहाँ बिल्कुल मनाही की गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो PIL जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ही कोर्ट्स चीज़ों को कंसिडर करते हैं ऐसे वायलेशंस को। तो दस द कोर्ट कंसिडर होल सेट ऑफ केसेस, यानी कि कुछ भी अगर ब्लाइंडिंग ऑफ जेल इनेट बाय द पुलिस इन ह्यूमन कंडीशंस में स्टोन क्यूरीज में रखा हुआ है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन का हो रहा है, ऐसी सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करते हैं चीज़ों को। उसके बाद जुडिशरी एंड पार्लियामेंट का रोल समझो। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर्स ऑफ राइट, कोर्ट का पूरा एक्टिव स्टैंड ये भी होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है भी चेक करना। स्कोप ऑफ हालांकि बियॉन्ड है जुडिशियल रिव्यू के, पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। तो कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पर पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को भी इन्होंने बोला है। जैसे देखो नरसिम्हा राव का केस था, इसमें ना इलीगल अलॉटमेंट की गई थी, तो CBI ने डायरेक्शन दी थी कि इनिशिएट करना है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हवाला केस में। तो नरसिम्हा राव जी का नाम भी आया, इलीगल जो आपके अलॉटमेंट हुई पेट्रोल पंप्स एक्सेट्रा। तो यू में हैव हर्ट की ऐसे केसेस जो होते हैं इसमें आपका जुडिशियल एक्टिविज्म के ही प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का नाम जरूर लिखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है? डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस पे बेस्ड है। तो यानी कि हर ऑर्गन को क्लियर एरिया में अपने फंक्शन करनी है। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉज का बनाना, अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है? डिस्प्यूट सेटल करना, ये डिसाइड करना कि ये चीज़ जो लॉ बनाया गया है ये प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। तो डिस्पाइट सच क्लियर कट अगर आपका डिवीजन ऑफ पावर है, कॉन्फ्लिक्ट अगर सब नजर आ रहे हैं तो फिर वो आपको अपने अपने उस पर काम पे करना है। तो इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शुरू हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी रेज हो गई क्या कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। लैंड रिफॉर्म करना था, इनको इंप्लीमेंट करना था, तो कोर्ट में गए, पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट क्योंकि फंडामेंटल राइट था। तो पार्लियामेंट देन ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं ब्रिज कर सकते, यानी कि नहीं तोड़ सकते। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि पार इनके रिलेशनशिप के बारे में बात आई कि भाई व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तमाम ऐसे कई क्वेश्चन जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उठने लग गए। अब तो ड्यूरिंग द पीरियड 1967-73 ये पूरा चलता रहा, बड़ा सीरियस मुद्दा हो गया। तो जब अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लॉज
लो भी लॉ इन्फोर्स करते थे प्रिवेंटिव डिटेंशंस के लिए, लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, रेगुलेटिंग एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, सारे आप में इसमें कंपनसेशन हुआ और तमाम कॉन्फ्लिक्ट चला। 1973 में फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया दैट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिंस देन, और इस फेमस केस को हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस। इसमें रूलिंग आई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोर्ट डिड 2 मोर थिंग्स, कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड इशू है वॉज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखो, एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली अब्रिज, समझ गए। उसके बाद कोर्ट ने रिजर्व करा इटसेल्फ राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं है। तो यानी कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेस इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन आपको केशवानंद भारती केस में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट ऑफ द केस, प्लीज मेमोराइज दिस। एंड रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो राइट जो प्रॉपर्टी का था वो फंडामेंटल राइट्स 1979 में जैसे ही हटा तो फिर आपने गवर्नमेंट ने अपने तरीके से काम फिर किया, अभी लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज जो लाई। उसके अलावा आप समझ सकते हो कि लेजिस्लेचर कैन पनिश अ पर्सन हु द लेजिस्लेचर होल्ड्स गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग प्रिविलेजेस, अगर मिला तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली जुडिशरी के पास क्या होता है, वो क्रिटिसाइज भी कर सकती है लेजिस्लेचर को, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर सकती है ना, अगर कोई भी पार्लियामेंट्री सुवेरेनिटी से या कुछ भी ऐसा वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद दिस इशूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।